हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो अभी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बहुत सारी ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं और अब हम पहुंच गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में। ठीक है। तो अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना, उसके ऑर्डर, उसकी डिग्री, उसका सोल्यूशन कैसे करना है, उसको फॉर्म कैसे करना है, अलग अलग तरीके हमने पढ़े सोल्यूशन करने के, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ये सारे टॉपिक्स हमने इन डिटेल अप टू द लेवल ऑफ जेईई एडवांस हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो पॉइंट्स बचते हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में कवर करने के, उनमें से एक पॉइंट है मिक्सचर प्रॉब्लम्स। ठीक है, मिक्सचर प्रॉब्लम्स। अभी मिक्सचर प्रॉब्लम्स क्या है इसको समझते हैं पहले। ठीक है, ये क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, इनको सॉल्व किस तरीके से करना होता है एंड ऑल। तो देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन इस तरीके से करूंगा। सच सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर दिया हुआ है ना। एक कंटेनर बना लेते हैं। लेट अस से ये हमारे पास एक कंटेनर दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे एक छोटा सा आउटलेट होल बना हुआ है। इसमें एक मिक्सचर ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। ठीक है, ऑफ सम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो लेट अस से इसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो वॉल्यूम इसमें पड़ा हुआ है वो V नॉट है। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इसमें एक सोल्यूशन हम लोग पोर कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका रेट ऑफ इनफ्लो जो है वो RI है और ये आपको लीटर पर मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहां से आपका कुछ वाटर और कुछ सोल्यूशन बाहर निकल भी रहा है। लेट अस से इसको मैं RO बोलता हूं, ये भी आपको लीटर पर मिनट में दिया हुआ है। अब ये जो रेट दिया हुआ है, यहां तो हमारा जो लिक्विड है या सोल्यूशन है इस रेट से यानी इतने लीटर पर मिनट से अंदर आ रहा है, लेकिन इसका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है यानी इस सोल्यूशन में सम सॉल्यूट या फिर कोई केमिकल मिला हुआ रहेगा, उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो इसको मैं CI बोल देता हूं। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा कि, और यहां पे आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी इस बीकर में भी मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जब आप ये मिक्सचर यहाँ पे इसमें पोर कर रहे होगे और यहाँ से ये मिक्सचर निकल भी रहा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो केमिकल है या सॉलिड है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, YT आपका रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ chemical in the container at टाइम t। किसी टाइम t पे YT जो है वो अमाउंट ऑफ केमिकल इन द कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर सर्टेन टाइम, लेट अस से 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद कंटेनर में कितना अमाउंट ऑफ केमिकल बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल बनता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल जो होगा वो क्या होगा, जितने रेट से केमिकल आ रहा है, ठीक है, और जितने रेट से केमिकल बाहर निकल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा अमाउंट ऑफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल। तो हम बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल जो होगा हमारे पास, केमिकल या फिर ये सॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और सॉल्ट विल बी इक्वल टू rate at which salt या chemical
इज डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड यानी कहने का मतलब केमिकल, रेट एट विच केमिकल अराइव्स, केमिकल अराइव्स, अराइव्स वेयर, इन द कंटेनर, ठीक है, माइनस रेट एट विच केमिकल डिपार्ट्स, ठीक है, डिपार्ट्स। क्लियर है? रेट एट विच केमिकल अराइव्स माइनस रेट एट विच केमिकल डिपार्ट्स। इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूं, है ना, ताकि आपको ठीक से दिखे। सो ये हमारा इक्वेशन होगा टू फाइंड आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे कंटेनर में कितना केमिकल बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम निकालें तो y हमें दिया हुआ अमाउंट ऑफ केमिकल इन द कंटेनर एट टाइम t, और ऑब्वियसली ये जो y है ये इसका यूनिट जो है ये इन ग्राम्स है, इन ग्राम या किलोग्राम, जैसा भी क्वेश्चन डिक्टेट करता है ना। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, यानी ग्राम पर मिनट। देखिए यहां पे ना फिजिक्स का हमने जो पढ़ा था कि यूनिट एंड डायमेंशन, वो यहाँ पे बहुत काम आएगा आपको ये इक्वेशन फॉर्म करने में यूनिट एंड डायमेंशन वाला पार्ट काफ़ी काम आ जाएगा। तो ये याद रखिए, ये एलएचएस में है जो यूनिट आपका वो ग्राम पर मिनट है, ठीक है। तो रेट एट विच केमिकल अराइव्स, तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन आपको CI जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्राम पर लीटर, और रेट दिया हुआ है लीटर पर मिनट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तब जाके आपको ग्राम पर मिनट मिलेगा। तो इनिशियल रेट एट विच केमिकल अराइव्स ये हो जाएगा आपका CI इंटू RI, ठीक है, माइनस, तो ये ग्राम पर मिनट हो गया। रेट एट विच केमिकल डिपार्ट्स, तो किस रेट से केमिकल डिपार्ट करता है, तो हमें एट एनी टाइम t हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कंटेनर के अंदर केमिकल का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, यानी ग्राम पर लीटर निकालना पड़ेगा, और हमें पता है कि आउटफ्लो है RO लीटर पर मिनट। तो जो कॉन्सेंट्रेशन आप ग्राम पर लीटर यहां पे निकालिएगा एट टाइम t, उसको RO से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो रेट एट विच केमिकल डिपार्ट्स बन जाएगा, है ना। तो हमारे पास एट एनी टाइम t अमाउंट ऑफ केमिकल था y, वॉल्यूम एट टाइम t क्या होगा, देखिए इनिशियल हमारे पास कंटेनर में कुछ लिक्विड पड़ा हुआ था V0, और हमारे पास कुछ लिक्विड अंदर आ रहा था और कुछ लिक्विड बाहर जा रहा था, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी RI इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये इसको अगर हम T से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये भी लीटर में हो गया, आपका V0 ऑलरेडी लीटर में दिया हुआ था, ये किस में था, लीटर में। ये रेट था आपका लीटर पर मिनट, और टाइम के आप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी लीटर के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये आपका बन गया कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द कंटेनर एट एनी टाइम t, और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आउटफ्लो के रेट से। तो ये जो इक्वेशन बनेगा ना, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा रेट एट विच द केमिकल इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। और इससे हम फिर क्या कर लेंगे, अपना जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें फिर ये चीजें अप्लाई करने में आसानी होगी। तो लेट अस से एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए टैंक इनिशियली कंटेन्स 100 लीटर ऑफ ब्राइन इन विच 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो हमारे पास एक कंटेनर है, तो चलिए पहले कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंटेनर, ठीक है। आउटफ्लो का मैं एक छोटा होल छोड़ देता हूं। इसमें इनिशियली कितना वॉल्यूम पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये दिया हुआ है V0 आपका 100 लीटर, ठीक है। इसमें 50 ग्राम सॉल्ट ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है। अब दिया हुआ है कि अब ब्राइन कंटेनिंग 2 ग्राम पर लीटर,
ऑफ सॉल्ट रन्स इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। तो यानी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का जो अंदर आ रहा है वो कितना है, 2 ग्राम पर लीटर, और रेट एट विच इट इज एंटरिंग द कंटेनर इज 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, अब हमें यह भी दिया हुआ है कि द मिक्सचर is kept stirring flows out of the tank at the rate of 4 लीटर पर मिनट। देखिए इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि मिक्सचर को हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, स्टीयर करते रह रहे हैं सच दैट इसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म रहे, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऐसा नहीं हो कि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है। इसको ओवरकम करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मिक्सचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा स्टिर करते रह रहे हैं ताकि हमारे कंटेनर में जो सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये बाहर निकल रहा है किस रेट से, 4 लीटर पर मिनट के रेट से। तो ये बाहर निकल रहा है आपका 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या हमसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन में है एट व्हाट रेट ग्राम्स पर मिनट डज सॉल्ट इंटर द टैंक एट टाइम टी। तो एंटर द टैंक, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, रेट है, तो एंटर करने का सॉल्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट पूछा गया ना, एट व्हाट रेट इन ग्राम्स पर मिनट, तो ऑब्वियसली ग्राम पर लीटर और लीटर पर मिनट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास ग्राम पर मिनट आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 इंटू 5 ग्राम पर मिनट, यानी ये हो गया आपका 10 ग्राम्स पर मिनट। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्राइन इन टैंक एट टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे वॉल्यूम कितना है, तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम आपके पास v एज अ फंक्शन ऑफ t आपको निकालना है। इनिशियल वॉल्यूम आपको v नॉट पता है, दैट इज 100, तो चलिए मैं डायरेक्टली 100 ही लिख देता हूं। रेट एट विच इनफ्लो हो रहा है वो 5 लीटर पर मिनट और आउटफ्लो हो रहा है 4 लीटर पर मिनट। तो इनका डिफरेंस अगर हम लेंगे, 5 लीटर से इनफ्लो हो रहा था, 4 लीटर पर मिनट से आउटफ्लो हो रहा था, और इनटू टी कर देते हैं, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द ब्राइन इन द टैंक एट टाइम टी हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी बन गई, 100 प्लस टी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या दे रहा है कि एट व्हाट रेट ग्राम्स पर मिनट डज द सॉल्ट लीव द टैंक एट टाइम टी। तो यानी बेसिकली आपको यह पूछा जा रहा है कि किसी भी टाइम टी पे कितने ग्राम पर मिनट सॉल्ट बाहर निकल रहा है। तो यानी एट टाइम टी पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टैंक के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एट एनी टाइम टी टैंक के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो y ग्राम्स है, y ग्राम्स है। ठीक है, तो ये हो गया y ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एट टाइम t, तो ये आपके पास 100 प्लस t हो गया। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट इन ग्राम्स पर मिनट पूछा गया था, तो आपको आउटफ्लो से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो ये इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर डी ऑप्शन है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस एंड सॉल्व इट टू फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट एट टाइम टी। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पे अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हमने देखा भी था कि ये हो जाता है dy बाई डी टी, रेट एट विच सॉल्ट एंटर्स, तो वो आपके पास 10 ग्राम पर मिनट है, तो 10 माइनस रेट एट विच सॉल्ट एग्जिट्स या डिपार्ट्स, तो ये हमने ऑलरेडी रेट निकाल रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, y अपॉन 100 प्लस टी इंटू 4। तो ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें साफ साफ दिख रहा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले पूरे प्रॉपर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास dy अपॉन डी टी प्लस वाई टाइम्स, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 अपॉन 100 प्लस टी और इज इक्वल टू 10। ठीक है,
इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 4 अपॉन 100 प्लस t dt, है ना। तो इसका सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ, ये बन जाएगा ln 100 प्लस t, है ना, जिसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस t टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो अब तो सीधे सीधे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 100 प्लस t टू द पावर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, तो यहाँ पे 10 है, इंटू 100 प्लस t टू द पावर 4 dt, है ना। तो ये कितना हो गया, ये बन जाएगा 10 इंटू 100 प्लस t टू द पावर 5 अपॉन 5 एन प्लस c। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया फाइनली, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया y इज इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इधर लाके, तो ट्वाइस ऑफ 100 प्लस t टू द पावर 5 और अपॉन 4, तो ये 1 ही हो जाएगा, और प्लस c टाइम्स ऑफ 100 प्लस t टू द पावर -4। लेकिन अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि हमें ये c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल कंडीशन से। तो इनिशियल कंडीशन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि इनिशियली हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट दिया हुआ था वो 50 ग्राम्स दिया हुआ था। तो ये t इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 50। तो यहां पे हम t इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 50 डाल के हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये आपका हो जाएगा 0 है ना, t इज इक्वल टू 0 डाला है हमने, तो ये 100 एंड प्लस c इंटू 100 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया, इसको इधर लाके माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस ऑफ 150, है ना। और फिर c की वैल्यू निकालने के लिए इधर इसको लाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 100 टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो ये फाइनली हमारे c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर हमारे पास जो कंसंट्रेशन बनेगा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस टी, एंड ये आपका हो गया -150 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड 100 प्लस टी टू द पावर -4। ये हमारा आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करना आता है तो वो फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप बेसिकली आपको सारी मेहनत करनी है ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने में करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही फॉर्म हो जाएगा फिर आपके लिए सवाल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर के क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन में बचता है हमारा, वो कॉन्सेप्ट है ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज। ठीक है, ट्रेजेक्ट्रीज। ट्रेजेक्ट्रीज क्या होती हैं? देखिए, दो तरह की ट्रेजेक्ट्री की हम बात करते हैं। यूजुअली हम दो तरह की ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, और उसमें से पहला है आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, आइसोगोनल, है ना, और दूसरा होता है ऑर्थोगोनल। दूसरा क्या होता है? ऑर्थोगोनल। ज्यादातर आप बस ये दूसरे वाले का ही नाम सुनोगे, दैट इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, अभी होता क्या है? होता ये है कि जैसे मान लीजिए दो कर्व्स हैं, लेट अस से हम यहां दो कर्व्स बनाते हैं। एक कर्व कुछ इस तरीके से हो गया और दूसरा कर्व लेट अस से इस तरीके से कुछ हो गया। ठीक है,
अब अगर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली किसी एंगल पे करेंगी। तो एंगल बिटवीन कर्व्स हम कैसे निकालते हैं? उनके टैंजेंट के बीच का एंगल निकालते हैं। तो इसका टैंजेंट और इसका टैंजेंट, इसके बीच का एक एंगल होगा, लेट अस से ये θ1 हो गया। यहाँ पे आपके पास इस टैंजेंट, ठीक है, और एक टैंजेंट यहाँ पे इस वाले कर्व के लिए बना देते हैं, थोड़ा सही से बना लेते हैं। एक ये वाला कर्व पे टैंजेंट होगा और एक ये वाला कर्व पे टैंजेंट होगा, है ना। तो इस पे ये एंगल थीटा हो गया, मान लो θ2। फिर यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस वाले कर्व का टैंजेंट और इस वाले कर्व का टैंजेंट, ठीक है, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, ठीक है, इनके बीच में कुछ एंगल होगा। तो लेट अस से ये θ3 बोल देते हैं। तो ऑब्वियसली जब दो कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में कुछ एंगल्स बनेंगे एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। तो आइसोगोनल कब होता है? कि अगर आपके पास ये सारे θ1 θ2 θ3 सारे कांस्टेंट हो जाए, यानी एक ही एंगल बने। सो इफ θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, यानी दो कर्व्स अगर आपस में हमेशा एक कांस्टेंट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं आइसोगोनल कर्व्स। तो ये फिर आपके कर्व्स क्या हो जाएंगे? आइसोगोनल, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल क्या होगा? तो ऑर्थोगोनल के केस में, ऑर्थोगोनल बेसिकली आइसोगोनल का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। ये जब θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू π/2 हो जाए, यानी जब भी इंटरसेक्ट करें और हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, तो ऐसे केस में आपके पास जो कर्व्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल। ये क्या हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल कर्व्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि दो कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको ऑर्थोगोनल और आइसोगोनल कब कहते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन हमें कर्व्स पहचानने का नहीं है कि ये ऑर्थोगोनल है कि आइसोगोनल है, हमें ट्रेजेक्टरीज निकालने का है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास लेट अस से इस कर्व का, यानी इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, या फिर एक फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन दिया हुआ है। तो उस फैमिली ऑफ कर्व्स के ऑर्थोगोनल आपको एक नया फैमिली ऑफ कर्व निकालना है, तो वो निकालना हमें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से सीखना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले मेथड बता देता हूं कि किस मेथड से हम लोग निकालेंगे, यानी मेथड हम क्या यूज करेंगे ऑर्थोगोनल कर्व निकालने के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप जो हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले तो हमें गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम पहले फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन लिखेंगे। अगर मान लीजिए कई बार होता है ना कि लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया जाए, जैसे फैमिली ऑफ कर्व्स और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन और फैमिली ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। तो इस तरह के फैमिली ऑफ कर्व्स आपको अगर लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिए जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसका मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ, और लेट अस से मैं ये मान के चलता हूं कि वो फैमिली ऑफ कर्व्स किसी ना किसी फॉर्म में तो आपको दिया ही हुआ होगा, या तो लैंग्वेज के फॉर्म में दिया होगा या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ होगा। एनी हाउ आप वो फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। वंस यू नो द फैमिली ऑफ कर्व, द फर्स्ट स्टेप इज उनको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द गिवन family of curves with respect to x, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जहां जहां हमें dy बाई डी एक्स दिख रहा है तो रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस dx अपॉन dy।
dy बाई डी एक्स के बदले में क्या कर देंगे हम, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई लिख के हम अपना नया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई। अच्छा, यहां पे एक फर्स्ट मेथड में ये भी याद रखिए कि डिफरेंशिएट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए आपके डिफरेंशिएट करने के बाद। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म करोगे आप, उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए अगर कर्व में दिया हुआ है तो। ठीक है, जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस करके एंड गेट द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, नया डिफरेंशियल इक्वेशन आप बना लोगे। ठीक है, जैसे ही आपका नया डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट द ऑर्थोगोनल, द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, सिंपल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, सवाल करेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि अप्लाई कैसे करना है इन मेथड्स को। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास गिवन कर्व है। ठीक है, गिवन कर्व है, लेट अस से एक्स स्क्वायर, सर्कल ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, इस तरीके का कर्व है, और ऐसे ए की वैल्यू फिक्स नहीं है तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स आपको मिलेंगे, सब सारे के सारे सेंटर्ड एट ओरिजिन। इस तरीके से बहुत सारे सर्कल्स, इनफाइनाइट सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको इस पे इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालने हैं, यानी ऐसे कर्व्स निकालने हैं जो ये सारे फैमिली ऑफ कर्व्स को हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये तो बात आपको क्लियर है, ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये और कुछ नहीं बल्कि इन सर्कल्स का नॉर्मल होगा। यानी एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एनी लाइन पासिंग थ्रू देयर सेंटर विल ऑलवेज इंटरसेक्ट द कर्व्स एट 90 डिग्री। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जो आंसर आना चाहिए ना, वो y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, यहां से तो हमें पता है, लेकिन जो मेथड हमने सीखा है क्या वो भी वही आंसर देगा? अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स हमें आंसर देता है, यानी जो हमने मेथड या स्टेप्स पढ़े हैं, सीखे हैं, वो स्टेप्स हमारे सही हैं और हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं कि इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो सिंस एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे पास a, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, तो आइए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 हटा देते हैं तो हमारे पास हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने बात करी थी कि फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करना है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, इसे रिप्लेस करना है। तो चलिए आइए रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये तो बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, और दोनों तरफ कर लेते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करिएगा तो ये आपका बन जाएगा ln y इज इक्वल टू ln x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट में ln c लिख देता हूं, है ना। लॉग हटाइएगा तो ये इक्वेशन हमारा बन गया y इज इक्वल टू सी एक्स। देखिए हमने क्या बोला था कि हमारा जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आना चाहिए वो एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आना चाहिए। क्या आपको यहां से भी वही आंसर मिला? यानी जो हमने प्रेडिक्ट किया था
हमारा आंसर वही आया, यानी जो मेथड हमने पढ़ा है वो एकदम फुल प्रूफ मेथड है और उसको हमने यहाँ पे अप्लाई करके वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, आइए एक और सवाल लेते हैं और उस सवाल पे भी हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज, मान लीजिए आपको कर्व दिया हुआ है, लेट अस से y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x प्लस a। इनफैक्ट आप इसको ऐसे ले लीजिए, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, सिंपल। इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, तो ये बन जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो चलिए 4a की वैल्यू हमारे पास 2y dy बाई डी एक्स आ गई, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन गया y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, है ना। तो अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। तो ये बन जाएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2xy और dy बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। ठीक है, अब ये वेरिएबल सेपरेबल में बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा, एक y हम कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, ये y को इधर लेते आइए, तो ये y डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2x dx आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेट करिए तो ये बन जाएगा y स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस c, जिसको हम अगर रीअरेंज करके लिखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू c एंड दिस विल बी आवर आंसर। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। सो बच्चों, दिस फिनिशेस आवर एंटायर चैप्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप अगर सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कुल मिला के 11 पार्ट्स में बनाया है मैंने ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट्स भी नहीं बनाए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं। और अगर मान लीजिए आपने पहले से भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ उस सेक्शन का वीडियो देख के अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। अननेसेसरी आपको पूरा चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन सेक्शंस में जाके देखो जिन सेक्शंस में आपको परेशानी हुई है। ठीक है, सो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले जितने भी वीडियोस हों वो एज इंफॉर्मेटिव एंड एज प्रिसाइज हों, इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में हों, ताकि आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को देखना हो तो आपको पूरा वीडियो 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग, कीप योर स्पिरिट्स हाई, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो किसी कारणवश कोई कोचिंग नहीं जा रहे हैं या फिर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, उनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, उनको थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए, तो इन वीडियोस के थ्रू उनको वो डायरेक्शन मिले और वो भी एक फेयर चांस, उनके लिए भी एक फेयर चांस हो जेई जैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप योर स्पिरिट्स हाई और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।